हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हम बात कर रहे थे पारितंत्र के कार्य की और पारतंत्र के कार्य के लक्षणों की बात कर रहे थे। हमने पारितंत्र या इकोसिस्टम में उत्पादकता वाला लक्षण देख लिया था और अब हम पारितंत्र के दूसरे कार्य की ओर बढ़ेंगे और वो क्या है? ऊर्जा प्रवाह या एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो हमारे पास जो दूसरी क्रियाविधि है पारितंत्र की वो क्या है भाई? ऊर्जा प्रवाह या ऊर्जा फ्लो। अब सबसे पहली चीज बच्चों, ऊर्जा प्रवाह में आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा का स्रोत क्या है। कोई भी पारितंत्र हो, कैसा भी पारितंत्र हो, किसी भी पारितंत्र का के लिए ऊर्जा का स्रोत हमेशा क्या होगी? सौर ऊर्जा। तो प्रत्येक पारितंत्र की जो ऊर्जा स्रोत है या प्रत्येक पारितंत्र का जो ऊर्जा स्रोत होता है वो कौन सा होगा? सौर ऊर्जा। तो कोई भी पारितंत्र हो, किसी भी तरह का पारितंत्र हो, उसका ऊर्जा स्रोत आपको याद रखना है बच्चों, क्या होगा? सौर ऊर्जा। अब यही सौर ऊर्जा जो है, इससे निकलने वाली जो सौर विकिरण है ना बच्चों, जो सोलर रेडिएशंस हैं या सौर विकिरण हैं, पादप उस सौर विकिरण को क्या करती हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों? सबसे पहली चीज, कुल सौर विकिरण जो हमारे पृथ्वी पर पड़ती है ना भाई, कुल सोलर रेडिएशंस या कुल सौर विकिरण जो पृथ्वी पर पड़ती है, सारी की सारी प्लांट्स के काम की है। कुल सौर विकिरण जो पादपों पर पड़ रहा है वो सारा का सारा सौर विकिरण पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहीं। हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था सौर विकिरण में से जो केवल 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य विकिरण होते हैं, जिसे हमने क्या नाम दिया था? पार, PAR, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण नाम दिया था, वही प्रकाश संश्लेषण के लिए काम करती है। तो कुल सौर विकिरण का आपको ध्यान रखना है 50% भाग कौन सा है? पार। पार का मतलब ही है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, है ना। तो जो कुल सौर विकिरण है, कुल सौर विकिरण जो पृथ्वी पर पड़ती है, उस कुल सौर विकिरण का 50% भाग ही क्या है? पार। और यही पार जो है, यही पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो कुल सौर विकिरण का 50% भाग तो पार का है और पादप जो हैं इस 50% का भी 1 से यानी 2 से 5% यूज करते हैं। तो पादप या इसमें पादप इस पार का 2 से 5% भाग प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो क्या बात हो रही है बच्चों? इधर देखेंगे, हम बात कर रहे हैं कुल सौर विकिरण। कुल सौर विकिरण जो पृथ्वी पर पड़ते हैं, कुल सौर विकिरण जो पृथ्वी पर पड़ते हैं, उसमें से 50% भाग किसका होगा? पार का। ठीक है, कुल विकिरण, कुल सौर विकिरण यदि X हैं तो उसका 50% भाग ही पादपों के काम का है, यानी पार वाला भाग है 400 से 700 नैनोमीटर। और इस पार का भी पादप कितना प्रतिशत यूज कर पाते हैं? केवल 2 से 5%। मतलब पार का तो 2 से 5% हिस्सा वो यूज कर रहे हैं। तो कुल सौर विकिरण का कितना प्रतिशत? 1 से 10। अच्छा, 2 से 10 याद रख सकते हो बच्चों। यहां पर अगर आप 2 से 5 की जगह हम इसको 2 से 10 कर लें तो
पार का पादप कितना प्रतिशत यूज करते हैं? 2 से 10%। तो कुल सौर विकिरण का कितना हो गया? 1 से 5%, है ना। पार का कितना पादप यूज कर पा रहे हैं? 2 से 10% भाग। तो पार सौर विकिरण का कितना हो गया? 50%। तो कुल सौर विकिरण का पादप कितना भाग यूज कर रहे हैं? 1 से 5%। इसका आधा कर दिया। तो क्वेश्चन सुन लेना बच्चों। क्वेश्चन आता है कि पादप पार का कितना प्रतिशत यूज करते हैं? पादप जो प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण है, इसका कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में यूज करते हैं? तो इसका तो 2 से 10% भाग होगा। लेकिन कुल सौर विकिरण का कितना प्रतिशत यूज करते हैं पादप? तो कुल सौर विकिरण का 1 से 5% यूज करेंगे। ठीक है, तो ऊर्जा स्रोत क्या हो गया आपके पास? सौर ऊर्जा। और किस प्रतिशत यूज कर रहे हैं पादप प्रकाश संश्लेषण के लिए? अब दो चीजें हैं। अब जब हम ऊर्जा प्रवाह पढ़ते हैं पारितंत्र में, जब हम ऊर्जा प्रवाह की बात करेंगे बच्चों, तो आपको यह याद रखना है कि पारितंत्र में जो ऊर्जा प्रवाह है वो थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों का पालन करेगा। थर्मोडायनेमिक्स आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी, फिजिक्स में भी पढ़ी होगी। तो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम क्या होता है कि ऊर्जा ना तो बन सकती है ना टूट सकती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। तो सौर ऊर्जा जो है, पादपों को सौर ऊर्जा मिल रही है, पादप उस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, तो थर्मोडायनेमिक्स के नियम का पालन होगा। एंट्रोपी बढ़ रही है यूनिवर्स की, वो भी नियम इसमें काम करेगा। तो ऊर्जा प्रवाह में आपको ध्यान रखना है थर्मोडायनेमिक्स के दोनों नियमों की पालना होती है। ठीक है। दूसरा, ऊर्जा प्रवाह जो है पारितंत्र में वो एक ही दिशा में होगा। और तीसरा, ये जो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह है वो किस रूप में होगा, किस माध्यम से होगा? तो खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के माध्यम से। और नेक्स्ट पॉइंट, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह की बात हो रही है भाई। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह, तो पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह में थर्मोडायनेमिक्स के नियम काम करेंगे या मान्य होंगे। ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा, वापस विपरीत दिशा में ऊर्जा प्रवाह नहीं होगा। और एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह किस माध्यम से होगा? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के माध्यम से होगा। तो अब हम किसकी बात करेंगे? खाद्य श्रृंखला या फूड चेन की। ठीक है, तो ऊर्जा प्रवाह के लिए अब हम किसकी बात करेंगे भाई? फूड चेन या खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। अब ध्यान देंगे, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में आपको पता है या हमें पता है, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषक स्तर होते हैं। ठीक है, ये तो आप बहुत पहले से छोटी कक्षाओं में आपने फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा ही है। तो खाद्य श्रृंखला में हमारे पास क्या पाए जाते हैं बच्चों? पोषक स्तर। हां, पोषक स्तर 1, पोषक स्तर 2, पोषक स्तर 3, पोषक स्तर 4।
तो खाद्य श्रृंखला में हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग पोषक स्तर। पोषक स्तर को हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अंग्रेजी में हम खाद्य श्रृंखला या पोषक स्तर को क्या कहते हैं भाई, ट्रॉफिक लेवल। मतलब T1, T2, T3 और T4। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होते हैं, पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। अब इन पर क्या क्या मिलते हैं भाई, पोषक स्तर, खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर पर क्या क्या मिलते हैं। पहले पोषक स्तर पर हमेशा क्या मिलेंगे, उत्पादक। उत्पादक या जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर्स। पहले पोषक स्तर पर हमेशा क्या मिलेंगे, उत्पादक या प्रोड्यूसर्स। इन्हें हम ट्रांसड्यूसर्स के नाम से भी जानते हैं। तो पहले पोषक स्तर पर हमेशा क्या मिलेंगे बच्चों आपको, उत्पादक या प्रोड्यूसर। अब उत्पादक या प्रोड्यूसर्स को हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रांसड्यूसर्स। क्यों, ट्रांसड्यूसर्स का मतलब उत्पादक को ही हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं, है ना। जो उत्पादक हैं यानी शैवाल है, पादप है, ये पादप क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को, सौर विकिरण को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, तो उत्पादक या प्रोड्यूसर्स किस में आएंगे, पहले पोषक स्तर में। उदाहरण आपके पास ग्रास, पादप, शैवाल, पादप प्लवक, ये सब किस में आ जाएंगे, पहले पोषक स्तर में उत्पादक। फिर आता है बच्चों दूसरा पोषक स्तर। अब पहले पोषक स्तर पर उत्पादक आएंगे तो दूसरे बाकी सभी पोषक स्तर पर उपभोक्ता होंगे, और उपभोक्ता में भी यहां पर आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो आपके पास दूसरा पोषक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता या जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स पादपों से पोषण लेंगे। पादपों से पोषण लेंगे तो सामान्यतः शाकाहारी हर्बीवोर्स होते हैं, है ना। दूसरे पोषक स्तर पर प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, इनको हम की इंडस्ट्री एनिमल्स भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है। दूसरे पोषक स्तर पर जो जंतु पाए जाएंगे, दूसरे पोषक स्तर पर जो प्राथमिक उपभोक्ता पाए जाएंगे, उन्हें हम की इंडस्ट्री एनिमल्स कहते हैं। क्यों, क्यों, क्योंकि ये पादप पदार्थ को जंतु पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, है ना भाई। मतलब इसमें उदाहरण क्या क्या हो गए, सारे शाकाहारी जंतु, आपके पास ग्रास हॉपर, काऊ, गोट, ये सारे के सारे जो हर्बीवोर्स हैं, शाकाहारी जंतु हैं, ये सब किस में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। तो प्राथमिक उपभोक्ता को या प्राइमरी कंज्यूमर किस पोषक स्तर पे मिलेंगे, दूसरे पोषक स्तर पर। इनको किस नाम से जाना जाएगा, की इंडस्ट्री एनिमल्स। की इंडस्ट्री एनिमल्स क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि ये पादप यौगिकों को, पादप पदार्थों को किस में परिवर्तित करते हैं, जंतु पदार्थ में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए की इंडस्ट्री एनिमल्स किस पोषक स्तर पर पाए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है किस पोषक स्तर पर, दूसरे पोषक स्तर पर। फिर तीसरे पोषक स्तर पर क्या मिलेंगे, तीसरे पोषक स्तर पर आपको मिलेंगे द्वितीयक उपभोक्ता।
ठीक है, तो तीसरे पोषक स्तर पर आपको क्या मिलेगा? द्वितीयक उपभोक्ता मिलेंगे, या जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और द्वितीयक उपभोक्ता जंतु से पोषण ले रहे हैं, तो ज्यादातर ये कार्निवोर्स, मांसाहारी जंतु होते हैं। इनमें उदाहरण आपके पास मेंढक, फ्रॉग आ जाता है, वुल्फ। ठीक है, तो ये आपके पास किसके उदाहरण हो गए? द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फिर अगले में तृतीयक उपभोक्ता आप कह सकते हो इसको, या शीर्ष उपभोक्ता भी कह सकते हो, है ना भाई? इन्हें हम तृतीयक उपभोक्ता या शीर्ष उपभोक्ता भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास मानव, लायन, पीकॉक, ये सब किसके उदाहरण हैं? तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता के। ठीक है, बेहद आसान चीज है, ये पता ही है। बस इसमें याद रखना है, पहले पोषक स्तर पर उत्पादक मिलेंगे। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स को ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और दूसरे पोषक स्तर पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे, जो पादपों से पोषण ग्रहण करेंगे, उनको हम की इंडस्ट्री एनिमल्स कहते हैं। आपको इतना भी मालूम होगा बच्चों कि खाद्य श्रृंखला में ज्यादा पोषक स्तर नहीं होते। खाद्य श्रृंखला में 4 या 5 पोषक स्तर ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते। क्यों? ऊर्जा की कमी, ऊर्जा का लिमिटेशन रहता है ना? चलो वो आगे देखेंगे अभी हम। तो खाद्य श्रृंखला में अपन ने क्या बना दिया बच्चों? ये एक पोषक स्तर हमने बना दिया है। अब ये तो बात कर ली खाद्य श्रृंखला। अब हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई? खाद्य श्रृंखला के प्रकार की। तो हमारे पास फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के प्रकार। अब खाद्य श्रृंखला जो है बच्चों, वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होंगी बच्चों? 2 प्रकार की। जीएफसी, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, या हिंदी में इसे कहते हैं चारणी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास डीएफसी, डेट्रिटस फूड चेन, या जिसे हम कहते हैं अपरदी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो हमारे पास खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की है बच्चों? 2 प्रकार की है। अभी इसके उदाहरण भी देखेंगे, लेकिन पहले हम तुलना कर रहे हैं दोनों खाद्य श्रृंखला की। चारणी खाद्य श्रृंखला जिसे ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं, अपरदी खाद्य श्रृंखला जिसे डीएफसी कहते हैं। तो सामान्य खाद्य श्रृंखला, सामान्य खाद्य श्रृंखला जो हमेशा उत्पादक से प्रारंभ होती है, जो हमेशा प्रोड्यूसर्स या उत्पादक से प्रारंभ होगी, वो कौन सी है? जीएफसी। तो जीएफसी जो है, ये खाद्य श्रृंखला उत्पादक या प्रोड्यूसर्स से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो उत्पादक या प्रोड्यूसर से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला क्या हो गई? जीएफसी। डीएफसी जो है वो उत्पादक से प्रारंभ नहीं होती, वो अपरद से प्रारंभ होती है। किससे? अपरद। अपरद यानी डेट्रिटस। अब ये क्या होता है भाई? ये पादपों का, जंतुओं का मृत कार्बनिक पदार्थ है। अपरद का मतलब ये क्या है भाई? ये आपके पास मृत कार्बनिक पदार्थ है। तो अपरद यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती है।
ठीक है, तो जो खाद्य श्रृंखला उत्पादक या प्रोड्यूसर से प्रारंभ होगी, जो खाद्य श्रृंखला उत्पादक या प्रोड्यूसर से प्रारंभ होगी वो जीएफसी, जो खाद्य श्रृंखला अपरद यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होगी वो डीएफसी। ठीक है, फिर दूसरा अंतर, जो खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ हो रही है, प्रोड्यूसर से प्रारंभ हो रही है, वो प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगी, है ना भाई। अगर ये उत्पादक से प्रारंभ हो रही है तो ये प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर करेगी, प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगी। तो ये श्रृंखला जो है प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर है, और डीएफसी क्योंकि यह मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ हो रही है, यह प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर कौन सी श्रृंखला होगी, जीएफसी, और प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर कौन सी नहीं है, वो डीएफसी नहीं है। फिर जलीय पारितंत्र में, हां, जलीय यानी एक्वेटिक पारितंत्र में बच्चों, जलीय पारितंत्र में अधिक कॉमन कौन सा है, जलीय पारितंत्र में अधिक कॉमन खाद्य श्रृंखला कौन सी होती है, जीएफसी, और स्थलीय पारितंत्र में स्थलीय पारितंत्र में अधिक कॉमन कौन सी है, डीएफसी। ठीक है, तो तीन तो प्रमुख अंतर आपको याद रखने हैं। कोई भी खाद्य श्रृंखला जो उत्पादक या प्रोड्यूसर से चालू हो रही है, प्रोड्यूसर से चालू हो रही है तो वो प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर करेगी, और जलीय पारितंत्र में ज्यादा देखी जाती है वो जीएफसी, ज्यादा देखी जाती है। स्थल पर भी होगी, लेकिन एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि जलीय पारितंत्र में अधिक कॉमन जीएफसी होगी। और जो मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ होती है, जो प्रत्यक्ष रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, और जो स्थलीय पारितंत्र में ज्यादा कॉमन है, वो कौन सी होगी, डीएफसी। ठीक है, अब उदाहरण देखें भाई। तो अगर अपन एक जीएफसी का उदाहरण बनाएं, तो जीएफसी ये रहा, उत्पादक से प्रारंभ होती है, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक। ठीक है, तो ये आपके पास उत्पादक से प्रारंभ हो रही है, इसलिए जीएफसी है। अगर मैं एक डीएफसी बनाऊं, डेट्रिटस फूड चेन, तो वो किससे चालू होगा भाई, अपरद से, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से। अपरद से अर्थवॉर्म, फिर वापस फ्रॉग, फिर वापस स्नेक। ठीक है, तो फर्क अंतर पता चल गया ना आपको। जो उत्पादक से प्रारंभ हो रही है, जो खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ हो रही है वो जीएफसी, जो मृत कार्बनिक पदार्थ से प्रारंभ हो रही है वो क्या है, डीएफसी। अब हमें यह भी मालूम है कि सामान्यतः पारितंत्र में कोई इकलौती तो खाद्य श्रृंखला काम नहीं करती, है ना। कभी भी पारितंत्र में एक खाद्य श्रृंखला तो काम नहीं करती, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, और जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जब एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं तो वो मिलकर एक खाद्य जाल या फूड वेब बनाती हैं, है ना भाई। तो जीएफसी डीएफसी तो अपन ने देख लिया, लेकिन एक पारितंत्र में अकेली खाद्य श्रृंखला कभी नहीं पाई जाती, कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से मिलकर क्या बनाती हैं, एक खाद्य जाल या फूड वेब। तो क्या याद रखना है नोट में,
एक पारितंत्र में अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला सम्मिलित होकर खाद्य जाल या फूड वेब बनाती है ना भाई। तो एक तो पारितंत्र में कभी भी अकेली खाद्य श्रृंखला नहीं होगी, एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं सम्मिलित होकर क्या बनाती है, खाद्य जाल। और आपको मालूम होगा बच्चों, खाद्य जाल जब होता है फूड वेब, तो उसमें एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है ना। खाद्य जाल की खासियत ही यही है। तो खाद्य जाल में कोई भी एक जीव है वो एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है। जैसे एक पक्षी है बच्चों, एक पक्षी बीज भी खा रही है और एक पक्षी कीट भी खा रही है। तो अगर एक पक्षी बीज भी खा रही है और कीट भी खा रही है, तो जब वो बीज खा रही है तो वो दूसरे पोषक स्तर पर होगी, और वही पक्षी जब कीट खा रहा है, कीट खा रही है, तो फिर वो तीसरे पोषक स्तर पर होगी। तो खाद्य जाल में यानी फूड वेब में, खाद्य जाल में एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है। ठीक है ना भाई। तो खाद्य जाल में क्या होता है, खाद्य जाल में एक जीव जो होता है वो एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है। यही किसकी खासियत है, खाद्य जाल की। तो पक्षी एक ही पक्षी है, एक ही पक्षी अगर बीज खा रहा है मतलब वो पादप पर निर्भर है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गया दूसरे पोषक स्तर पर। और वही पक्षी अगर कीट भी खा रहा है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता हो गया और तीसरे पोषक स्तर पर होगा, है ना। अगर एक पक्षी है जो बीज खा रहा है तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा और दूसरे पोषक स्तर पर होगा। और वही पक्षी यदि कीट खा रहा है तो वो द्वितीयक उपभोक्ता होगा और तीसरे पोषक स्तर पर पाया जाएगा। तो एक खाद्य जाल में एक जीव जो होता है वो एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है। ठीक है। तो अपन ने क्या बात की बच्चों, ऊर्जा प्रवाह की अपन बात कर रहे हैं। और ऊर्जा प्रवाह जो है वो किसके माध्यम से हो रहा है, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हो रहा है। और खाद्य श्रृंखला का प्रकार अपन ने देख लिए, जीएफसी और डीएफसी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है। हां, एक और विशेष प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है जिसे हम कहते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला। ठीक है, परजीवी खाद्य श्रृंखला या जिसे कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन। ठीक है। अब एक उदाहरण हम देखते हैं परजीवी खाद्य श्रृंखला का, फिर इसके लक्षण देखेंगे। अब मैंने क्या किया भाई, एक परजीवी खाद्य श्रृंखला अपन बना रहे हैं। एक ट्री या वृक्ष ले लिया मैंने, वृक्ष से पक्षी, बर्ड से अंतः या बहिर्परजीवी, ठीक है बच्चों। ये
ये मैंने खाद्य श्रृंखला बनाई बच्चों, किससे चालू हो रही है? एक वृक्ष से। वृक्ष पे फल लगे हैं या वृक्ष पर बीज होंगे या फल होंगे, उनको कौन खाएगा? बर्ड्स। और बर्ड से पोषण कौन प्राप्त करेंगे? परजीवी। अंतः परजीवी हो सकते हैं, बही परजीवी यानी एंडो पैरासाइट हो सकते हैं या एक्टो पैरासाइट। तो ये कैसी श्रृंखला है बच्चों? ये एक परजीवी खाद्य श्रृंखला है, क्योंकि इस खाद्य श्रृंखला में अपन ने किसको ऐड कर दिया है? परजीवी या पैरासाइट्स को। परजीवी वो होते हैं जो परपोषी कोशिका से पोषण लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये जो परजीवी खाद्य श्रृंखला मैंने बनाई है, ये है तो एक प्रकार की जीएफसी। ये जो परजीवी खाद्य श्रृंखला हमने बनाई है ना बच्चों, ये परजीवी खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की जीएफसी है, चारनी खाद्य श्रृंखला है। क्यों सर, ये कैसे पता किया? ये एक प्रकार की जीएफसी क्यों है? क्योंकि ये उत्पादक से प्रारंभ हो रही है ना। ये खाद्य श्रृंखला जीएफसी के प्रकार की क्यों है? जीएफसी प्रकार की क्यों है? क्योंकि ये किससे प्रारंभ हो रही है? ये उत्पादक या प्रोड्यूसर से प्रारंभ हो रही है। तो ये एक प्रकार की जीएफसी है, ठीक है, मान लिया। लेकिन है तो एक प्रकार की जीएफसी, लेकिन दो तरीकों से अलग है, दो तरीकों से जीएफसी से भिन्न है। कैसे? आओ देखें। ये अपन ने एक जीएफसी बनाई थी बच्चों। जब अपन ने जीएफसी बनाई, ये देखो, ग्रास, ग्रास से ग्रास हॉपर, उससे मेंढक, उससे स्नेक। तो मुझे बताओ बच्चों, ये जो जीएफसी अपन ने बनाई है, ग्रेजिंग फूड चेन, ये सिस्टम, इसमें जैसे जैसे अपन एक से अगले पोषक स्तर पर जा रहे हैं, एक से अगले पोषक स्तर पर जा रहे हैं, तो जीवों की संख्या, ऑर्गेनिजम्स की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? जीएफसी में जैसे जैसे एक से अगले पोषक स्तर पे मैं जा रहा हूं बच्चों, तो एक से अगले पोषक स्तर पर मैं जा रहा हूं, तो जीवों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है? घट रही है। घास ग्रास हॉपर से ज्यादा होगी, ग्रास हॉपर मेंढक से ज्यादा संख्या में होंगे, मेंढक सांप से ज्यादा संख्या में होंगे। तो जैसे जैसे अपन जीएफसी में एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर की ओर जा रहे हैं, जीवों की संख्या जो है वो घट रही है। संख्या क्या हो रही है? घट रही है। सही। फिर जैसे जैसे अपन एक से अगले पोषक स्तर पर जा रहे हैं, संख्या तो घट ही रही है, जो ऑर्गेनिज्म का साइज है, उनका जो आकार है, वो बढ़ रहा है। ग्रास हॉपर की साइज घास से बड़ी होगी, मेंढक की साइज ग्रास हॉपर से बड़ी होगी, स्नेक की साइज फ्रॉग से बड़ी होगी। तो सामान्यतः जैसे जैसे अपन जीएफसी में जा रहे हैं, जीवों की संख्या तो घट रही है, लेकिन जीवों की जो साइज है वो बढ़ रही है ना। सामान्यतः तो ऐसा होता है, कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन औसतन ज्यादातर अवस्थाओं में, सामान्य अवस्थाओं में जीएफसी में जैसे जैसे अपन एक से अगले पोषक स्तर की ओर जाते हैं, जीवों की संख्या तो कम होती है और उनकी साइज जो है वो बढ़ जाती है। तो अब परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करो। परजीवी खाद्य श्रृंखला है तो क्या है? तो आपके पास जीएफसी का ही प्रकार है, क्योंकि उत्पादक से प्रारंभ हो रहा है। लेकिन अब आप एक से दूसरे और अगले पोषक स्तर पे चढ़ो, T1, T2, T3, चलो पोषक स्तर पर। संख्या की बात करो, वृक्ष से अधिक संख्या पक्षियों की होंगी, पक्षियों से अधिक संख्या परजीवी की होगी। तो यहां पर संख्या बढ़ रही है, यहां पर जीवों की संख्या बढ़ रही है।
एक से अगले पोषक स्तर, उससे अगले पोषक स्तर पर जाओ तो संख्या बढ़ रही है। फिर आकार, वृक्ष का आकार बड़ा होगा, पक्षियों का आकार वृक्ष से छोटा है और परजीवी का आकार पक्षियों से भी छोटा है, तो आकार या साइज घट रही है ना। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला है तो जीएफसी का ही प्रकार, जीएफसी का ही प्रकार है, जीएफसी का ही प्रकार है, क्योंकि यह प्रारंभ तो उत्पादक से हो रहा है, इसका प्रारंभ तो उत्पादक से हो रहा है, इसलिए है तो जीएफसी का प्रकार। लेकिन अंतर, ये जीएफसी से कैसे अलग है, जीएफसी से कैसे भिन्न है। जीएफसी में संख्या कम होती रहती है जीवों की, यहां पर संख्या बढ़ रही है। जीएफसी में साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ता रहता है, यहां पर साइज घटती है। तो पीएफसी यानी परजीवी खाद्य श्रृंखला जीएफसी का ही उदाहरण होता है तो जीएफसी का ही उदाहरण, लेकिन उसमें जीवों की संख्या बढ़ रही है प्रत्येक पोषक स्तर पर और जीवों की साइज घट रही है, ऐसा जीएफसी में नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली भाई, ऊर्जा प्रवाह की बात कर ली। ऊर्जा प्रवाह में अपन ने खाद्य श्रृंखला की बात कर ली और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से क्या हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह हो रहा है एक से दूसरे पोषक स्तर पर। अब प्रत्येक पोषक स्तर पर, ठीक है, कोई भी खाद्य श्रृंखला बनाओ आप परजीवी खाद्य श्रृंखला बनाओ, जीएफसी चारनी खाद्य श्रृंखला बनाओ, या आप डीएफसी अपरदी खाद्य श्रृंखला, कोई भी खाद्य श्रृंखला बनाओ बच्चों, उसमें प्रत्येक पोषक स्तर पर, है ना, कोई भी खाद्य श्रृंखला आप देख लो, ये वाली खाद्य श्रृंखला अगर आप देख लो, कोई भी खाद्य श्रृंखला देखो बच्चों, उसमें प्रत्येक पोषक स्तर पर, पहला पोषक स्तर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, कोई भी पोषक स्तर हो खाद्य श्रृंखला में, उस पोषक स्तर पर जीवों की एक निश्चित संख्या होगी, उनकी संख्या यानी उनका नंबर होगा, संख्या के अतिरिक्त उनका जैव भार होगा। ठीक है, संख्या है, उनमें कार्बनिक पदार्थ होगा यानी उनका जैव भार होगा और उनमें ऊर्जा होगी। ठीक है, तो प्रत्येक पोषक स्तर पर, एक खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पे अगर आपको जीवों की संख्या ज्ञात करनी है, उनका जैव भार ज्ञात करना है, उनकी ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए हम क्या बनाते हैं, पारिस्थितिकी स्तंभ या इकोलॉजिकल पिरामिड्स, है ना। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, या जिसे हम कहते हैं पारिस्थितिकी स्तंभ। और ये जो पारिस्थितिकी स्तंभ है, इसका सिद्धांत एल्टन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पारिस्थितिकी स्तंभ या इकोलॉजिकल पिरामिड। क्या मतलब है, ये क्या है भाई, ये क्या दर्शा रहे हैं। पारिस्थितिकी स्तंभ जो है वो एक खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या, उनका जैव भार और उनका ऊर्जा का प्रस्तुतिकरण होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है भाई, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या यानी नंबर, जैव भार यानी बायोमास, खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या, नंबर, जैव भार, बायोमास एवं ऊर्जा, एनर्जी
का प्रस्तुतिकरण जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला है। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर जीवों की संख्या, उनका जैव भार और उनका ऊर्जा का प्रस्तुतिकरण हम क्या कहते हैं? उनके प्रस्तुतिकरण को हम क्या कहते हैं भाई? इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसका मतलब ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है ये हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। 3 प्रकार के कैसे? संख्या का पिरामिड पढ़ेंगे, नंबर, जैव भार बायोमास का पिरामिड पढ़ेंगे और ऊर्जा की बात करेंगे। 3 तरह के पिरामिड्स। बट अभी देखो बच्चों, कोई भी पिरामिड जो है उसमें ध्यान क्या रखना है? सुनो, कोई भी पिरामिड अगर है हमारे पास, इस तरह से बना लेता हूं मैं, तो इसमें जो बेस होता है, एक तो क्या होगा बच्चों? बेस यानी आधार, और एक होगा एपेक्स। तो एक तो आधार होगा यानी बेस, और एक शीर्ष होगा यानी एपेक्स। जो बेस या आधार है ना बच्चों, बेस या आधार है, वो पहला पोषक स्तर दर्शाता है। ठीक है, आधार या बेस जो है वो क्या दर्शाएगा बच्चों? पहला पोषक स्तर। और एपेक्स जो है, शीर्ष, वो क्या दर्शाएगा? अंतिम पोषक स्तर। तो आधार जो है वो पहला पोषक स्तर दर्शाएगा और एपेक्स जो है वो अंतिम पोषक स्तर दर्शाएगा। जब भी आप कोई भी पारिस्थितिकी स्तंभ बनाएंगे तो उसमें आधार पहला पोषक स्तर और शीर्ष जो है वो अंतिम पोषक स्तर दर्शाएगा। तो अब इकोलॉजिकल पिरामिड जो है ना बच्चों, सुनो, वो कैसे हो सकते हैं? 1 मिनट। एक तो इस प्रकार का हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये पहला पोषक स्तर, ये दूसरा पोषक स्तर, ये तीसरा पोषक स्तर, ये चौथा पोषक स्तर। इसमें आधार बेस चौड़ा है और शीर्ष संकीर्ण है। इसको हम सीधा स्तंभ कहते हैं। सीधा स्तंभ का मतलब है इसे हम अपराइट पिरामिड कहते हैं, है ना भाई? और ये अगर है हमारे पास, आधार तो T1 ही रहेगा, T2, T3, T4। अगर ऐसा आपके पास पारिस्थितिकी स्तंभ है जिसमें आधार संकीर्ण है और शीर्ष चौड़ा है, तो यह होता है उल्टा स्तंभ या इन्वर्टेड पिरामिड। ठीक है बच्चों, तो एक सीधा है, एक उल्टा। एक और प्रकार का होता है बच्चों, मटके आकार का, अन आकार का। हां, ये T1, T2, T3, ये आपके पास कैसा है? इसे आप ऑन शेप का पिरामिड कह सकते हो, है ना? ऑन का मतलब है मटके आकार का है। तो मटका आगे से भी संकीर्ण होता है, नीचे से भी संकीर्ण, बीच में से मोटा होता है। तो ये मटके आकार का या ऑन शेप्ड पिरामिड है ना भाई? तो देखो, इसमें यही याद रखना है बच्चों। अभी जब हम इकोलॉजिकल पिरामिड के प्रकार पढ़ेंगे, है ना,
पारिस्थितिकी स्तंभ के प्रकार पढ़ेंगे, संख्या के पिरामिड पढ़ेंगे, जैव भार के पिरामिड पढ़ेंगे, ऊर्जा के पिरामिड। तो यही तो सवाल आता है, संख्या का पिरामिड सीधा होगा या उल्टा, जैव भार का पिरामिड सीधा होगा या उल्टा, या ऊर्जा का पिरामिड सीधा होगा या उल्टा, यही पढ़ेंगे। तो सीधा उल्टा आपको मतलब पता होने चाहिए। सीधा का मतलब आधार जो है वो बड़ा है और शीर्ष संकीर्ण है, और उल्टे का मतलब है जो आधार है वो संकीर्ण है और जो शीर्ष है वो क्या है, चौड़ा है। ठीक है भाई, तो अब इसमें क्या ध्यान रखोगे, अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे भाई, पिरामिड, संख्या के पिरामिड की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ये 3 स्तंभ हैं, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई, सबसे पहले अपन बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई, संख्या के पिरामिड। अब सामान्यतः अपन ने खाद्य श्रृंखला देखी बच्चों, सामान्यतः अपन ने खाद्य श्रृंखला देखी है ना, सामान्यतः जो अपन ने खाद्य श्रृंखला देखी है उसमें देखो, एक से दूसरे पोषक स्तर, दूसरे से तीसरे पोषक स्तर, जैसे जैसे आप एक से अगले पोषक स्तर पर जाते हो वैसे वैसे जीवों की संख्या क्या होती रहती है, कम। तो संख्या कम होती रहती है, संख्या यदि कम होती रहती है तो संख्या के पिरामिड सीधे होंगे या उल्टे, संख्या का पिरामिड कैसा होगा, सीधा, क्योंकि संख्या क्या होती जा रही है, कम। तो संख्या के पिरामिड सामान्यतः क्या होते हैं, सीधे। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या याद रखना है इसमें, सामान्यतः संख्या के पिरामिड जो हैं सीधे होते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हैं भाई, इसके उदाहरण आप कोई भी ले लो, आप ग्रासलैंड इकोसिस्टम ले लो, आप जलीय एक्वेटिक इकोसिस्टम ले लो, है ना, ग्रासलैंड या एक्वेटिक इकोसिस्टम, सब में संख्या के पिरामिड क्या होंगे, सीधे। लेकिन अपवाद, सवाल तो अपवाद पर ही आएगा। अपवाद में पैरासिटिक फूड चेन, है ना, परजीवी खाद्य श्रृंखला, ये रहा परजीवी खाद्य श्रृंखला में। आप देखो तो जीवों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, तो उल्टा पिरामिड। तो आप पैरासिटिक फूड चेन, परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात करो, या ट्री से बर्ड्स, या आप किसकी बात करो, ट्री इकोसिस्टम, क्योंकि ये ट्री, बर्ड्स, परजीवी, ये कौन सा इकोसिस्टम हो गया, ट्री इकोसिस्टम, इसमें अपवाद है। तो परजीवी खाद्य श्रृंखला या वृक्ष पारितंत्र, ट्री इकोसिस्टम, इसमें जो संख्या के पिरामिड हैं वो उल्टे हैं। ठीक है, इसमें उल्टे संख्या के पिरामिड हैं। वो ठीक है बच्चों, तो संख्या के पिरामिड जो हैं, तो सामान्यतः संख्या के पिरामिड तो क्या होंगे, सीधे होते हैं। अब सामान्यतः तो संख्या के पिरामिड सीधे हैं, ये अपन ने देख लिया, लेकिन सवाल अपवाद पर ही आएगा।
उल्टे संख्या के पिरामिड कहां मिलेंगे? तो परजीवी खाद्य श्रृंखला पर आए या वृक्ष पारितंत्र पर आए, यहां पर संख्या जीवों की बढ़ रही है, इसलिए उल्टा संख्या का पिरामिड किसमें होगा? परजीवी खाद्य श्रृंखला या ट्री इकोसिस्टम में। ठीक है भाई। फिर पिरामिड ऑफ नंबर के बाद दूसरा, दूसरा है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास यानी अब जैव भार का पिरामिड। ठीक है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास या जैव भार का पिरामिड मतलब, जैव भार मतलब जीवों में, ऑर्गेनिजम्स में आपके पास जैव भार की बात हो रही है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, कितना कार्बनिक पदार्थ है, कितना कार्बनिक पदार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे? जैव भार कहेंगे। ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास या किसकी बात हो रही है भाई? जैव भार के पिरामिड की। तो जैसे संख्या का पिरामिड होगा वैसे ही जैव भार का। सामान्यतः अगर संख्या कम होगी तो जैव भार भी सामान्यतः कम होता है। जैसे जैसे खाद्य श्रृंखला में अलग अलग पोषक स्तर आते हैं, वैसे वैसे जैव भार की संख्या भी क्या होती रहती है? कम। तो आपको यहां पर भी ध्यान रखना है, सामान्यतः जैव भार का जो पिरामिड है, सामान्यतः जैव भार का पिरामिड जो है वो भी कैसा होगा? सीधा होता है। ठीक है। तो सामान्यतः जैव भार का जो पिरामिड है वो क्या होगा? सीधा। लेकिन अपवाद, इसमें अपवाद क्या होगा भाई? जैव भार के पिरामिड में इसमें अपवाद क्या होगा? जलीय पारितंत्र। ठीक है। तो जो जलीय पारितंत्र है, जलीय पारितंत्र में जैव भार का पिरामिड क्या होगा? उल्टा। तो जलीय पारितंत्र में उल्टा पिरामिड है। उल्टा। तो उल्टा जैव भार का पिरामिड क्या हो गया भाई? जलीय पारितंत्र हो गया। तो सामान्यतः जैव भार का पिरामिड क्या हो गया? सीधा। लेकिन अपवाद क्या है इसमें? जलीय पारितंत्र। यानी इसमें आपको ध्यान रखना है, ये T1 है और ये T2 है। T1 पर आपको क्या मिलेंगे भाई? पादप प्लवक। और T2 पर आपको क्या मिलेंगे? जंतु प्लवक। तो T1 क्या है? पादप प्लवक। T2 क्या है? जंतु प्लवक। इसमें जैव भार का पिरामिड जो है वो क्या होगा? उल्टा। बाकी सारे जैव भार के पिरामिड क्या होंगे? सीधे होंगे। ठीक है बच्चों। तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ गया भाई? हमारे पास जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड जो है वो सीधा होगा, लेकिन अपवाद कौन सा याद रखना है? जलीय पारितंत्र याद रखना है। ठीक है। तो संख्या देख लिया अपन ने, जैव भार हमने देख लिया। फिर तीसरा और आखिरी पिरामिड कौन सा आता है भाई? ऊर्जा का पिरामिड। तीसरा और आखिरी क्या है हमारे पास? पिरामिड ऑफ एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है। अब अपन ने संख्या के पिरामिड की बात की बच्चों, जैव भार के पिरामिड की बात की। सामान्यतः संख्या का पिरामिड सीधा होता है, लेकिन उसमें अपवाद था, है ना? परजीवी खाद्य श्रृंखला या अपन ने देखा वृक्ष पारितंत्र, उसमें संख्या का पिरामिड उल्टा हो गया था। जैव भार के पिरामिड की हमने बात की, तो जैव भार का पिरामिड भी सामान्यतः सीधा था, लेकिन उसमें भी अपवाद थे। जलीय पारितंत्र जो था उसमें उल्टा जैव भार का पिरामिड था। अब जो ऊर्जा का पिरामिड होता है,
ये हमेशा सदैव सीधा होगा, ये उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का जो पिरामिड है ये क्या होगा भाई, सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो कौन सा पिरामिड है जो उल्टा नहीं हो सकता, तो वो है ऊर्जा का पिरामिड, वो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें याद क्या रखना है, ऊर्जा के पिरामिड से बहुत दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब हम ऊर्जा का पिरामिड पढ़ते हैं ना बच्चों, तो उसमें एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर, हां T1 से T2 या T2 से T3, एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। तो इसका मतलब यहां पर एक नियम काम करता है बच्चों, जिसे हम कहते हैं, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया है, जिसे हम कहते हैं लिंडमैन का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम। ठीक है, तो लिंडमैन का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम, यह नियम क्या कहता है कि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर केवल कितना प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है, 10%। इसका मतलब 90% ऊर्जा जो है, 10% ऊर्जा तो एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर स्थानांतरित हो रही है, 90% जो ऊर्जा है वो उनके उपापचय में खर्च हो रही है या और ऊष्मा के रूप में हानि भी हो रही है। तो 10% ऊर्जा तो एक ट्रॉफिक लेवल, एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर चली गई, तो बाकी 90% ऊर्जा का क्या हुआ, नष्ट तो होती नहीं। तो 90% ऊर्जा का कुछ अंश तो जीव ऑर्गेनिज्म ने अपने खर्च में प्रयुक्त कर लिया, और बचा कुचा जो ऊर्जा का अंश है वो ऊष्मा, हीट के रूप में लॉस हो गया। तो लिंडमैन का 10% नियम होता है, इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर की ओर 10% ऊर्जा स्थानांतरण देखा जाता है। ठीक है, तो लिंडमैन का 10% ऊर्जा स्थानांतरण नियम यही कहता है कि इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर की ओर 10% ऊर्जा स्थानांतरण होगा। इसका मतलब अगर अपन एक खाद्य श्रृंखला बनाए बच्चों, मतलब अगर मैं आपसे यहां पर ध्यान देंगे, ये मैं एक ऊर्जा का स्तंभ बनाता हूं, ठीक है, तो इसमें ये आपके पास T1, T2, T3 और T4 है। ठीक है, ये हमारे पास 4 पोषक स्तर हैं और ये मेरे पास ऊर्जा का यानी एनर्जी का पिरामिड है। तो ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही होगा, ये हमको पता है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि इस T1 पर 1000 जूल ऊर्जा है, ठीक है, अगर पहले पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा है, 1000 जूल, तो T4 तक कितनी पहुंचेगी, तो हम यहां पर कौन सा नियम लगाएंगे, 10% ऊर्जा स्थानांतरण। तो T1 का यानी 1000 का 10% कितना हो गया, 100 जूल। 100 का 10% कितना हो गया, 10 जूल। और 10 का 10% कितना हो गया, 1 जूल। तो एक पोषक स्तर से आखिरी पोषक स्तर तक कितनी ऊर्जा, एक से अगले पोषक स्तर पर कितनी ऊर्जा स्थानांतरण हो रही है, 10%।
ठीक है, तो ये तो आसान है, लेकिन अब इसमें याद रखिएगा बच्चों, एम्स में एक बार क्वेश्चन आ रखा है और यहां पर आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है। अगर मैं आपको यहां पर सौर ऊर्जा दूं बच्चों, ठीक है, अगर मैं आपको यहां पर, एक बार इसे भूल जाते हैं, ठीक है, अब मेरा प्रश्न है बच्चों कि अगर सौर ऊर्जा 1,00,000 जूल है, ठीक है, अगर क्वेश्चन में मैं आपसे कह दूं कि सौर ऊर्जा जो है वो 1,00,000 जूल है, सोलर एनर्जी, और 1,00,000 जूल सौर ऊर्जा अगर पोषक स्तर को उपलब्ध है पहले, तो T4 तक कितनी ऊर्जा पहुंचेगी। ठीक है, वो सिस्टम तो आसान था, मैंने चेंज क्या कर दिया है, केवल सौर ऊर्जा दी है। तो अब गलती यहां मत कर देना बच्चों, यहां पर सौर ऊर्जा को T1, यहां पर 10% नियम काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैं बता रखा है, याद करो अपन ने बात की थी सौर ऊर्जा, जो कुल सौर ऊर्जा उत्पादकों को मिल रही है उसका केवल 1 से 5% ही उत्पादक यूज कर पाते हैं। तो सौर ऊर्जा जब पहले पोषक स्तर पर है तो यहां पर उसका 1% ही यूज होगा। 1% मतलब अब 2 शून्य हटा देना, इसका मतलब यहां पर कितनी पहुंचेगी, 1000 जूल। तो सौर ऊर्जा का 10% उत्पादक को नहीं मिलेगा भाई, 10% तो एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर पर जाएगा। यह सही है, T1 से T2 ये गया, T2 से T3 ये गया, T3 से T4, यहां पर आपके पास 10% नियम काम करेगा। लेकिन जब सौर ऊर्जा होगी तो सौर ऊर्जा का उत्पादक 10% यूज नहीं कर सकते, केवल 1% यूज करेंगे। तो सौर ऊर्जा में ये 1% यूज होगा और फिर आप 10% का नियम निकाल सकते हैं। एक चीज और अंत में आपको याद रखनी है, ये तो हमारे पास 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम हो गया और ये 1%। अब इसमें आप एक चीज और याद रखेंगे बच्चों, जैसे जैसे एक से अगले पोषक स्तर, उससे अगले पोषक स्तर और उससे अगले पोषक स्तर पर जा रहे हैं, ऊर्जा स्थानांतरण तो स्थायी है। ऊर्जा स्थानांतरण तो आपके पास 10% है और कितनी ऊर्जा नहीं पहुंच पा रही, 90%। अभी मैंने आपको बताया उस 90% ऊर्जा में 90% का कुछ अंश तो श्वसन के लिए जीव इस्तेमाल करेंगे और कुछ अंश ऊष्मा हानि के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आपको याद रखना है बच्चों, श्वसन का जो ऊर्जा है वो कितनी खर्च होगी। अब आप लॉजिकली सोचिए बच्चों, अगर एक पादप है या एक छोटा जंतु है और हम जैसे जटिल मानव के हम बात करें तो छोटा सा पादप है या एक छोटा जंतु है और हम एक जटिल प्राणी जैसे मानव की बात करें तो किसमें श्वसन खर्च ज्यादा होगा, किसकी श्वसन की प्रक्रियाएं ज्यादा जटिल होंगी, किसमें श्वसन का खर्च ज्यादा होगा, ऑब्वियसली हम में। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर वाले पोषक स्तर पर जाते रहते हैं वैसे वैसे ऊर्जा का खर्च भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे उत्पादकों को केवल 20% श्वसन खर्च चाहिए, इसी तरह से जो जंतु हैं छोटे, यानी जो शाकाहारी जंतु हैं, उन्हें 30% और जो शीर्षस्थ उपभोक्ता हैं उनको 60%। तो यह चीज आपको याद रखनी है, श्वसन यानी जिसे हम श्वसन खर्च कहते हैं या रेस्पिरेटरी कॉस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, रेस्पिरेटरी कॉस्ट पोषक स्तर में बढ़ती जाती है। तो श्वसन का जो खर्च है एक से अगले पोषक स्तर पर या एक से अगले पोषक स्तर की ओर श्वसन खर्च
बढ़ता जाता है। तो एक से अगले पोषक स्तर की ओर श्वसन खर्च बढ़ता जाता है। कैसे? उदाहरण याद रखना है। उत्पादक के स्तर पर बच्चों, उत्पादक के स्तर पर श्वसन खर्च कितना है? 20%। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं यानी हर्बीवोर्स, उन पर श्वसन खर्च कितना है उनका? 30%। शीर्ष उपभोक्ता या जो कार्निवोर्स हैं, उनका श्वसन खर्च कितना होगा भाई? 30%। तो उत्पादक के स्तर पर कितना श्वसन खर्च हुआ? 20%। हर्बीवोर प्राथमिक उपभोक्ता पर कितना खर्च हुआ? 30%। और शीर्ष उपभोक्ता पर कितना खर्च हुआ? 60%। यहां पर 30 ना होकर कितना होगा बच्चों? 60%। इसका मतलब हम जैसे जैसे एक से अगले पोषक स्तर पर जा रहे हैं, वैसे वैसे ऊर्जा का जो खर्च है यानी श्वसन का जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बात कर ली भाई? हमने पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला की हमने बात कर ली। उसमें संख्या का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड हमने देख लिया। तो अंत में बच्चों हमने ये तो बात कर ली कि पिरामिड से अपन ने किसकी जांच कर ली? संख्या की बात कर ली, जैव भार की बात कर ली और ऊर्जा की बात कर ली। अब अंत में केवल आपको याद रखना है कि पारिस्थितिकी स्तंभ जो है या जो पिरामिड है, उससे आप क्या पता नहीं कर सकते। मतलब जो इकोलॉजिकल पिरामिड या स्तंभ है, उसकी कमियां क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो दो प्रमुख कमियां हैं बच्चों, आपको याद रखना है। पहली कमी तो यह है कि आप एक पारिस्थितिकी स्तंभ में खाद्य श्रृंखला का तो अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन एक खाद्य जाल का, फूड वेब का अध्ययन नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाएगा तो उसको पारिस्थितिकी स्तंभ से ज्ञात नहीं कर सकते। और अपघटनकारी यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर जीव काम करते हैं, डीकंपोजर्स, उनको कोई स्थान पारिस्थितिकी स्तंभ में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अंत में दो याद रखने हैं बच्चों आपको। इकोलॉजिकल पिरामिड की कमियां ध्यान में रखनी है। कमियां कह सकते हैं, सीमाएं कह सकते हैं। ठीक है, तो दो हैं। क्या था? पहला तो आप क्या नहीं पता कर सकते? खाद्य जाल का अध्ययन नहीं कर सकते। खाद्य जाल का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अगर एक जीव है और एक जीव एक से अधिक पोषक स्तर पर पाया जाता है, तो फिर आप उसका क्या नहीं कर सकते? पारिस्थितिकी स्तंभ में उसको आप अध्ययन नहीं कर सकते। एक से अधिक पोषक स्तर पर उपस्थित जीव का अध्ययन संभव नहीं। पहली कमी। और दूसरी कमी इकोलॉजिकल पिरामिड की है कि इनमें मृतोपजीवी यानी अपघटनकारियों को स्थान नहीं दिया गया है। तो मृतोपजीवी या अपघटनकारी, जिनको हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफ्स या डीकंपोजर्स, को स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है,
तो अब हमारे पास पारिस्थितिकी स्तंभ की कमियां या सीमाएं में आपको दो याद रखने हैं। एक तो खाद्य जाल का अध्ययन नहीं किया जा सकता, या मृतोपजीवी अपघटनकारी का स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक आज हमने ऊर्जा प्रवाह की बात की है। ऊर्जा प्रवाह से पारिस्थितिकी स्तंभ, उनके लक्षण और उनकी कमियां देखी हैं। अगले लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू किए जाएंगे। धन्यवाद।